दोस्तों, मनुष्य हमेशा से भाग्य से ऊपर निर्भर रहता है। वो हमेशा यही कहता है कि भाग्य साथ नहीं देता, या फिर कहता है कि मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, या फिर मनुष्य अक्सर ये कहता रहता है कि सब मेरे भाग्य का खेल है। ये सब बातें मनुष्य पूरी उम्र करता ही रहता है। क्या भाग्य के बिना मनुष्य अधूरा है? क्या भाग्य जानबूझकर मनुष्य का साथ नहीं देता? ऐसे बहुत से सवाल मनुष्य के अंदर चलते ही रहते हैं। आज की कहानी भाग्य का अनोखा खेल इसी बारे में है। अगर भाग्य मनुष्य का साथ दे तो मनुष्य पल में राजा बन सकता है, और अगर भाग्य चाहे तो मनुष्य को पल में भिखारी बना सकता है। आज की कहानी इसी बारे में है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि भाग्य एक पल में मनुष्य को कैसे राजा बन सकता है, तो ये कहानी जरूर सुने। अब शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। एक गांव में माधव नाम का लड़का रहता था। माधव बहुत गरीब था। जब उसकी उम्र 15 साल की थी तो उसके माँ बाप मर गए थे। माधव ने आज तक जीवन में सिर्फ दुख ही दुख झेले थे। पिता के मरने के कुछ समय के बाद गांव का सेठ मुरारीलाल उसके पास आया और उससे बोला, तुम्हारे पिता ने मुझसे बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, लेकिन अब उसकी मृत्यु हो गई है, इसलिए वो पैसे अब तुम्हें ही चुकाने होंगे। माधव ने दुखी स्वर में मुरारी लाल से कहा, सेठ जी, आपको तो पता है कि मैं बिल्कुल कंगाल हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भला मैं आपके पैसे कैसे वापस कर पाऊंगा? मेरे पास तो ले देकर सिर्फ यही एक छोटी सी झोपड़ी है जिसमें मैं रहता हूँ। मुरारी लाल ने उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, अगर तुम मेरे पैसे वापस नहीं करोगे तो तुम्हें सारी उम्र मेरे पास मजदूरी करनी पड़ेगी, तभी मेरा कर्जा चुकता होगा। माधव बेचारा भोला भाला था, इसलिए उसने मुरारी सेठ की बात मान ली और कहा, सेठ जी, अगर मेरे मजदूरी करने से आपका कर्ज उतर जाता है तो मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर उसके बाद अगले दिन से ही माधव सेठ मुरारी लाल के यहाँ मजदूरी करने लगा। दिन भर मजदूरी करने के बाद सेठ माधव को सिर्फ एक समय का खाना ही देता, और वो भी 2 सूखी रोटियां। फिर उसके बाद उसे कहता कि इसको खाकर सो जा, क्योंकि तुमने कल सुबह फिर से उठकर जल्दी काम करना है। अगर तुम मुझे देर तक सोते नजर आए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। उसकी बात सुनकर माधव अक्सर दुखी हो जाता, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। सेठ माधव को छोटी छोटी गलती के लिए बहुत मारता था, और ऐसे मारता था कि जैसे माधव कोई जानवर हो। लेकिन हालात के आगे माधव बेचारा मजबूर था। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। अब माधव 25 साल का हो गया था। एक दिन सुबह सुबह माधव को उठने में थोड़ी देर हो गई। वो जल्दी से बिना कुछ खाए पिए सेठ के खेत की तरफ दौड़ा। जैसे ही माधव खेत में पहुंचा तो उसने देखा कि सेठ हाथ में लाठी लिए खेत में उसका इंतजार कर रहा है। सेठ को देखकर माधव घबरा गया और हाथ जोड़ कर बोला, सेठ जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। सेठ को माधव की बात सुनकर गुस्सा आ गया और वो बोला, अगर मैं तुम्हें एक बार माफ करूंगा तो तुम बार बार यही गलती करोगे, इसलिए सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। ये कहकर सेठ बेरहमी से माधव को लाठी से मारने लगा। वैसे तो माधव हमेशा सेठ की मार खा लेता था। माधव सोचता था कि सेठ के अलावा उसका दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन आज माधव ने सेठ को जवाब देते हुए कहा, कितना और मारोगे सेठ जी, अब तो बस करो। कल रात को आपने खेतों में मुझसे बहुत देर तक काम करवाया, इसलिए तो मुझे घर लौटने में देर हो गई, और इसी कारण मैं आज सुबह जल्दी नहीं उठ पाया। इसमें मेरी क्या गलती है? माधव के मुंह से ये सुनकर सेठ बौखला गया और गुस्से से बोला, अब तू ये कहना चाहता है कि गलती मेरी है? तू तो अपने माँ बाप को भी खा गया, मेरे टुकड़ों पर पलता है और मुझे ही जवाब देता है। अभी निकल जा मेरे खेत से,
जब भूखा मारेगा तो तब आएगा मेरे पास। सेठ की बातें सुनकर माधव की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप वहां से चला गया। उसके बाद वो गांव के बाहर की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ दौड़ने लगा। माधव खुद नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहा है। वो इस गांव से दूर जाना चाहता था, जहां उसका सब कुछ खत्म हो गया था। वो जाते हुए सोच रहा था कि वो अब कभी वापस लौटकर इस गांव में नहीं आएगा, चाहे उसे जैसे भी अपना गुजारा करना पड़े। ये सब सोचता हुआ माधव भूखा प्यासा एक जंगल में पहुंचा और वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। लेकिन तभी माधव को झाड़ियां के पीछे से आवाज सुनाई दी। माधव ये आवाज सुनकर डर गया और सोचने लगा, कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं है। फिर माधव ने हिम्मत करके झाड़ियां के पास जाने का फैसला किया। वो जैसे ही झाड़ियों के पास पहुंचा तो वहां एक तोता था। माधव ने तोते को देखकर प्यार से कहा, ओ तो यहाँ तुम हो दोस्त, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तभी माधव की नजर पेड़ के पास बैठे हुए साधु पर पड़ी। साधु वहां बैठा हुआ तपस्या कर रहा था। माधव को इस तरह पेड़ के पास खड़ा हुआ देखकर साधु मुस्कुरा दिया और प्यार से उसे बोला, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आओ इधर मेरे पास आओ। साधु के बुलाने पर माधव उनके पास गया। साधु ने उससे पूछा, बेटा बहुत परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात है? माधव ने साधु की बात सुनकर कहा, बाबा आप सही कह रहे हो, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, भूख और प्यास से शरीर भी टूट रहा है। साधु ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा तुम सबसे पहले उस झोपड़ी में जाओ, वहाँ मैंने कुछ फल रखे हैं, उनको उठाकर यहाँ लाओ। साधु की बात मानकर माधव झोपड़ी में से फल उठा लाया। साधु ने उनमें से कुछ फल अपने लिए रखे और बाकी माधव को दे दिए और कहा, बेटा ये फल तुम खा लो। मुझे लग रहा है कि तुमने कल सुबह से कुछ नहीं खाया। माधव को ये देखकर बहुत खुशी हुई। वो बोला, बाबा आपको कैसे पता चला कि मैं कल से भूखा हूँ? मैंने तो आपको केवल ये बताया था कि मैं भूखा हूँ। महात्मा उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगे और बोले, बेटा तुम ये समझ लो कि ये सब कुछ मुझे ऊपर वाले ने बताया है। फिर साधु ने माधव को अपना हाथ दिखाने के लिए कहा। माधव साधु की बात समझ नहीं पाया, लेकिन फिर भी उसने अपना एक हाथ साधु की तरफ बढ़ा दिया। साधु ध्यान से माधव का हाथ देखने लगा और फिर थोड़ी देर बाद बोला, बेटा मैंने ऐसी रेखाएं तो सिर्फ राजे महाराजाओं के हाथों में देखी थी, तुम तो बहुत ही भाग्य वाले हो। साधु की बात सुनकर माधव को हंसी आ गई और वो बोला, बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, आपको तो हाथ देखना आता ही नहीं। माधव की बात सुनकर साधु फिर से मुस्कुराने लगा और फिर बोला, बेटा तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? माधव ने कहा, बाबा मैंने आज तक अपना जीवन मुश्किलों में गुजारा है। बचपन में ही मेरे माता पिता मर गए, उसके बाद गांव के सेठ ने मुझे बहुत मारा पीटा। मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ कि मेरे जैसा भाग्य भगवान किसी को ना दे, इसलिए आपकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। ये सब सुनकर साधु जोर जोर से हंसने लगा और फिर बोला, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हें बहुत जल्द मेरी बातों पर विश्वास हो जाएगा। मेरी गणना के अनुसार तुम्हें अब दक्षिण दिशा की तरफ जाना चाहिए और बेटा ये बचे हुए फल अपने साथ ले जाओ, ये रास्ते में तुम्हारे काम आएंगे। साधु के दिए हुए फलों को साथ लेकर माधव दक्षिण दिशा की तरफ चलने लगा। चलते चलते शाम हो गई। अब जंगल का रास्ता भी खत्म हो गया था। तभी माधव को दूर एक गांव नजर आया। गांव को देखकर माधव बहुत खुश हुआ। वो सोचने लगा कि अच्छा हुआ मैं जल्दी गांव पहुंच गया। अब मुझे जंगली जानवरों का डर नहीं रहेगा। अब मुझे गांव में रहने के लिए जगह ढूंढनी चाहिए। ये सोचकर माधव गांव में इधर उधर भटकने लगा।
तभी उसकी नजर मोहन की दुकान पर पड़ी। मोहन की मिठाई की दुकान थी। मोहन की उम्र ज्यादा हो गई थी। वो सभी से बहुत ही प्यार से बात किया करता था। माधव को देखकर मोहन ने कहा, बेटा क्या हुआ, कौन सी मिठाई खाना चाहते हो? माधव ने उससे कहा, बाबा मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ और मुझे कोई मिठाई भी नहीं चाहिए। मैं तो यहाँ कोई काम ढूंढने आया था। क्या आपकी दुकान में मुझे कोई काम मिलेगा? आप मुझे आज की रात यहाँ गुजारने के लिए जगह दे दीजिए। मोहन ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम ये सभी मिठाई के डब्बे रखने में मेरी मदद कर दो। मैंने अपने लापरवाह बेटे को कई बार बोला है लेकिन वो मेरी मदद करता ही नहीं। अच्छा हुआ तुम आ गए। माधव बड़े प्यार से मोहन के यहाँ काम करने लगा। मोहन को भी माधव से बात करना अच्छा लगता था। रात होने पर मोहन माधव को अपने घर ले गया, जहाँ पर मोहन और उसका सुंदर बेटा रहते थे। मोहन की पत्नी की बहुत पहले मृत्यु हो गई थी। मोहन जब घर पहुँचा तो सुंदर ने उससे कहा, पिताजी आप किस भिखारी को उठा लाए हो? मोहन ने अपने बेटे की बात सुनकर कहा, बेटा थोड़ा तमीज से बात किया करो। इसका नाम माधव है और आज रात को ये यही रुकेगा। इसने आज दुकान पर मेरी बहुत मदद की है। तुम तो मेरी मदद करने के लिए आते नहीं। अपने पिता की बात सुनकर सुंदर बोला, आज मुझे बहुत काम था। मोहन ने सुंदर की बात सुनकर गुस्से से कहा, मैं सब समझता हूँ कि तुम कहाँ व्यस्त थे। अपने लफंगे दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने निकल गए होंगे। अब तुम ये बातें छोड़ो, मैं जल्दी से खाना बना देता हूँ। माधव ने मोहन की बात सुनकर कहा, सेठ जी आप रहने दो, खाना मैं बना देता हूँ। आपने मुझे रहने की जगह दी है, यही मेरे लिए बहुत है। मोहन ने माधव की बात सुनकर हैरानी से कहा, तुम खाना बनाना जानते हो? क्या तुम सच में खाना बना दोगे? माधव ने मोहन की बात सुनकर कहा, हाँ सचमुच, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना आपको बहुत पसंद आएगा। फिर माधव मोहन और सुंदर के लिए खाना बनाता है। खाने की खुशबू देखकर मोहन बहुत खुश होता है और माधव से कहता है कि खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, आओ हम तीनों मिलकर खाना खाते हैं। माधव मोहन की बात सुनकर हैरान हो गया और बोला, सेठ जी क्या मैं आपके साथ बैठकर खाना खाऊं? ये बोलते हुए माधव की आंखें भर आई। मोहन ने जब ये देखा तो उसने माधव को गले लगा लिया और फिर बोला, बेटा इतने भावुक क्यों हो रहे हो? माधव ने मोहन की बात सुनकर कहा, सेठ जी बहुत समय के बाद किसी ने मेरे साथ इतने प्यार से बात की है, इसलिए आंखें भर आई। फिर तीनों बैठकर खाना खाने लगे। अगले दिन सुबह सुबह माधव जल्दी उठ गया और सबके उठने से पहले उसने नाश्ता भी बना दिया। आज उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसकी नई जिंदगी शुरू हो रही है। फिर माधव ने मोहन को उठाते हुए कहा, सेठ जी आप उठ जाइए, मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया है। मोहन ने जब सुना तो जल्दी से उठा और फिर बोला, बेटा तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया है। ऐसे तो सुबह सुबह मेरी पत्नी ही नाश्ता बनाकर खिलाया करती थी, तुमने तो बेटा मुझे उसकी याद दिला दी। और फिर उसने माधव को कहा, आज से तुम मुझे चाचा बुलाया करो। ये बात सुनकर माधव को बहुत अच्छा लगा और वो खुशी से बोला, ठीक है चाचा जी। फिर मोहन ने सुंदर को आवाज लगाई और कहा, जल्दी से उठ जा, देखो माधव ने कितना अच्छा नाश्ता बनाया है। पूरे घर में कितनी अच्छी खुशबू फैली हुई है। मोहन के कहने पर सुंदर उठ गया और फिर तीनों बैठकर नाश्ता करने लगे। तभी बाहर से ढोल बजाने की आवाज आई। ढोल की आवाज सुनकर माधव ने मोहन से कहा, चाचा ये कैसी आवाज है? मोहन ने कहा, बेटा लगता है राजा के सैनिक गांव वालों के लिए कोई संदेश लाए हैं। वो इसी तरह ढोल बजाकर मुनादी करते हैं। चलो हम तीनों भी बाहर चलकर देखते हैं। मोहन और माधव जब बाहर जाकर देखते हैं तो
राजा के सैनिक जोर जोर से ढोल बजाकर गांव वालों को बुला रहे थे। जब बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो गए तो एक सैनिक बोला, सुनो गांव वालों, राजकुमारी दिव्यांशी विवाह योग्य हो गई है, इसलिए अब वो योग्य वर की तलाश कर रही है। जो भी राजकुमारी की शर्त पूरी करेगा, महाराज उसका विवाह राजकुमारी दिव्यांशी से करवा देंगे और इसके साथ साथ राज्य का भार भी उसे सौंप दिया जाएगा। आप में से जो कोई भी राजकुमारी की शर्त पूरी करना चाहता है, वो कल सुबह महल पहुंच जाए। सैनिकों की ये बात सुनकर गांव वालों में अफरा तफरी फैल गई। कई नौजवान लड़के राजकुमारी से शादी करने के लिए उसकी शर्त पूरी करने का फैसला कर लेते हैं, जबकि वो ये भी नहीं जानते थे कि राजकुमारी की शर्त क्या है। माधव ने जब ये सुना तो मोहन से कहा, न जाने वो कौन खुशनसीब होगा जिसका भाग्य बदलेगा। मोहन ने जब ये सुना तो उसने सुंदर से कहा, तुम भी कल एक बार महल में जाकर अपनी किस्मत आजमा लो। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। क्या पता राजकुमारी तुम्हें ही पसंद कर ले। अपने पिता की बात सुनकर सुंदर ने कहा, ठीक है पिताजी, अगर आप कहते हैं तो मैं चला जाऊंगा। क्या पता राजकुमारी बिना शर्त के ही मुझसे विवाह कर ले। सुंदर की बात सुनकर मोहन ने हंसते हुए कहा, बेटा ये ख्याली पुलाव बनाना छोड़ो, असल जिंदगी में कड़ी मेहनत के बिना हमें कुछ नहीं मिलता। माधव ने मोहन की बात सुनकर कहा, चाचा जी आप ठीक कहते हो, मैंने अपने आज तक के अनुभव से यही सीखा है। मोहन ने उसकी बात सुनकर कहा, माधव बेटा तुम भी कल इसके साथ राजमहल चले जाना। क्या पता तुम्हारा भाग्य चमक जाए और ये भी हो सकता है कि तुम्हें वहाँ कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। मोहन की बात सुनकर माधव बोला, चाचा मुझे अपनी किस्मत पर तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। कहाँ इतने बड़े देश की राजकुमारी और कहाँ मैं एक मामूली नौकर, लेकिन फिर भी मैं राजमहल जरूर जाऊंगा, शायद कोई नौकरी ही मिल जाए। अगले दिन माधव सुंदर के साथ राजमहल चला गया। रास्ते में उसने देखा कि और भी बहुत सारे नौजवान लड़के राजमहल जा रहे हैं, क्योंकि सबके मन में राजकुमारी से विवाह करने का लालच था। ये सब देखकर सुंदर ने माधव से कहा, देखा माधव, ये सारी भीड़ राजकुमारी से विवाह करने के लालच में राजमहल जा रही है। सभी राजकुमारी को पाना चाहते हैं। माधव ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम ठीक कहते हो, लेकिन पता नहीं आज किसका भाग्य चमकेगा। थोड़ा चलने के बाद सभी नौजवान लड़के राजमहल पहुंच गए। वहां पर राजा अपनी रानी और बेटी दिव्यांशी के साथ बैठे हुए थे। जैसे ही सभी नौजवान वहां पर पहुंचे, तब राजकुमारी ने उनको देखकर कहा, आप सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। जैसे कि मैंने मुनादी करवाई थी कि मेरी एक शर्त है और जो भी नौजवान मेरी शर्त को पूरा करेगा, मैं केवल उसी से ही विवाह करूंगी। क्या आप सभी लोग मेरी शर्त पूरी करने के लिए तैयार हो? तभी इतने में दूसरे देश के राजकुमार ने कहा, राजकुमारी जी, हम सभी तैयार हैं। तब राजकुमारी ने कहा, आप सभी लोगों ने हमारे पालतू शेर के बारे में तो सुना होगा। आप लोगों में से जो भी मुझसे विवाह करना चाहता है, उसको उस शेर से लड़ना होगा और उसे हराना होगा। लेकिन एक बार याद रखना, उसे एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। आपको उसे अपने वश में करना है, जिससे वो अपने आप आपके सामने घुटनों के बल बैठ जाए। ये शर्त सुनकर गांव के लोग वापस लौटने लगे। सुंदर भी वापस जाने लगा, लेकिन माधव ने उसे रोक लिया और बोला, भैया अगर आप यहाँ तक आए हो तो आपको एक कोशिश तो करनी चाहिए। राजकुमारी ने ये जो शर्त रखी है, इसके पीछे कोई ना कोई तो राज है। सुंदर ने माधव की बात सुनकर कहा, तुमने मुझे पागल समझा है क्या, जो मैं जानबूझकर शेर के पिंजरे में घुस जाऊंगा। वो दोनों भीड़ में काफी पीछे खड़े हुए थे, इसलिए उन्हें राजकुमारी नजर भी नहीं आ रही थी।
लेकिन जैसे ही लोगों की भीड़ पीछे हटी तो माधव को राजकुमारी नजर आई। राजकुमारी इतनी खूबसूरत थी कि माधव उसको देखते ही उस पर मोहित हो गया। लेकिन सुंदर अपना हाथ छुड़ाकर भीड़ के साथ बाहर चला गया। अब सभा में कुछ गिने-चुने लोग ही बचे थे। राजकुमारी ने ये देखकर अपने पिता से कहा, देखा पिताजी, मेरी शर्त सुनकर आधे लोग तो वैसे ही चले गए और जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो शेर को देखकर भाग जाएंगे। राजा राजकुमारी की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, बेटी तुमने रखी भी तो इतनी कठिन शर्त है, लगता है तुम शादी करना ही नहीं चाहती। चलो अब बाकी बचे लोगों को शेर के पिंजरे के पास लेकर चलते हैं, क्या पता इनमें से कोई तुम्हारा होने वाला राजकुमार हो। राजकुमारी ने अपने पिता बात सुनकर कहा, पिताजी मुझे तो लगता है ऐसा कोई वीर इस धरती पर जन्मा ही नहीं है। जो बाकी लोग बचे हुए थे सैनिक उनको लेकर बगीचे में आ गए। बगीचे में एक पिंजरा रखा हुआ था जिसके अंदर एक शेर बंद था। शेर को देखकर बहुत सारे लोग घबरा गए, लेकिन माधव की नजर तो राजकुमारी के ऊपर ही थी। माधव सोचने लगा, मेरे पास खोने को अब बचा ही क्या है, वैसे भी तो मेरी जिंदगी अकेले ही कट रही है। कौन है जो मेरा घर पर इंतजार कर रहा है, इसलिए मैं ये शर्त पूरी करने की कोशिश जरूर करूँगा। क्या पता मेरा भाग्य सचमुच चमक जाए। जैसे ही लोगों के सामने शेर आया, जो बचे हुए कुछ लोग और राजकुमार थे वो सभी भी भाग गए। अब सिर्फ माधव ही अकेला खड़ा था। माधव को खड़ा देखकर राजकुमारी चौंक गई और बोली, तुम अभी तक गए नहीं, लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। माधव ने राजकुमारी की बात सुनकर कहा, राजकुमारी जी, मैं एक बार शेर से लड़ना चाहता हूँ, मैं आपकी शर्त पूरी करना चाहता हूँ। और रही बात मेरे जीवन की, तो मेरे जीवन में ऐसा कोई नहीं जिसके लिए मेरे अंदर जीने की चाहत हो। राजकुमारी ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, तो फिर आप भी अपना भाग्य आजमा कर देख लो। कुछ सैनिकों ने जल्दी से पिंजरे को खोल दिया। माधव पिंजरे के अंदर चला गया। शेर ने माधव को देखा तो गुस्से से दहाड़ने लगा। माधव पहले तो उसको दहाड़ते देखकर डर गया, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। तभी माधव की नजर शेर के पैर पर गई, जहाँ से खून निकल रहा था, इसलिए शेर को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये देखकर माधव सब समझ गया। वो सोचने लगा कि अभी तक तो किसी ने शेर से लड़ाई भी नहीं की, लगता है ये कोई पालतू शेर नहीं है, इसे अभी अभी पकड़कर यहाँ लाया गया है, मुझे इस प्यार से शांत करना चाहिए। तभी शेर ने गुस्से में माधव के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन माधव अपनी जगह से हट गया और उसने शेर को ऊपर से पकड़ लिया। फिर माधव धीरे धीरे से शेर को सहलाने लगा। शेर बहुत ताकतवर था, उसने माधव को अपने ऊपर से गिरा दिया और दोबारा उस पर हमला कर दिया किया, लेकिन इस बार भी माधव शेर की पकड़ से बच गया। माधव फिर से शेर को पीछे से पकड़कर सहलाने लगा और प्यार से बोलने लगा, शांत हो जाओ मेरे दोस्त, मैं तुम्हें वापस जंगल में छोड़ आऊंगा जहाँ से तुम आए हो, लेकिन पहले तुम शांत होकर मेरी बात सुनो। तभी एक चमत्कार हुआ, वो शेर एकदम से शांत हो गया और घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया, जैसे वो माधव की बात समझ गया हो और उसे भी वापस अपने घर जाना हो। माधव ने अपनी कमीज से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ा और शेर की चोट पर बांध दिया। ये चमत्कार देखकर राजकुमारी और राजा दोनों ही हैरान हो गए। तब राजा ने राजकुमारी से कहा, इस लड़के ने तो तुम्हारी शर्त पूरी कर दी, अब इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगी? तब राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये लड़का बहुत ही समझदार और हिम्मत वाला है और इसके साथ ये जानवरों के दर्द को भी समझता है। उसके बाद माधव को पिंजरे से निकालकर राजकुमारी के सामने लाया गया। तब माधव ने राजकुमारी से एक सवाल पूछा, राजकुमारी जी, ये शेर पालतू नहीं है बल्कि जंगली है,
इसके पैर में पहले से ही चोट लगी हुई है। आपने ऐसा क्यों कहा कि ये पालतू है? आपने ऐसी शर्त क्यों रखी? राजकुमारी ने माधव की बात सुनकर कहा, वो इसलिए, मैं कुछ दिन पहले शिकार करने के लिए जंगल में गई थी और वहाँ मैंने इसे घायल अवस्था में देखा। मैं इसका इलाज करवाने के लिए महल में ले आई, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि ये अपने परिवार से दूर होने की वजह से काफी गुस्से में था और इधर मेरे पिताजी मेरा विवाह करने के लिए जिद कर रहे थे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कोई ऐसी शर्त रखूं कि जिससे पिताजी भी चुप हो जाए और मुझे शादी भी ना करनी पड़े। मैंने सोचा था कि कोई भी ये शर्त पूरी नहीं कर पाएगा, लेकिन आपने तो चमत्कार कर दिया। तब राजा ने कहा, राजकुमारी ठीक कह रही हैं। अब हम राजकुमारी का विवाह धूमधाम से आपके साथ करेंगे। अब आप ही हमारे राज्य के नए राजकुमार हैं। ये बात सुनकर माधव बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर कुछ देर सोचने के बाद राजकुमारी से बोला, राजकुमारी आप इस शर्त से बंधी हुई नहीं है। अगर आप मुझ जैसे मामूली आदमी से शादी नहीं करना चाहती तो मैं आपके साथ जबरदस्ती शादी नहीं करूँगा। माधव की बात सुनकर राजकुमारी मुस्कुराने लगी और फिर बोली, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं जिस तरह का पति चाहती थी, जैसी खूबियाँ उसमें चाहती थी, वो सब आप में है। इसलिए अब मैं खुद आपसे शादी करना चाहती हूँ। उसके बाद राजकुमारी दिव्यांशी का विवाह माधव के साथ हो गया। ये बात सुनकर माधव के पुराने सेठ का सर चकरा गया और इधर माधव के मोहन चाचा ये खबर सुनकर बहुत खुश हुए। अब माधव राज्य का नया राजकुमार बन गया था। दोस्तों, इस सुंदर कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए। हमें हमेशा बिना फल की चाह में आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम बिना फल की इच्छा के आगे बढ़ेंगे तो भाग्य एक न एक दिन जरूर हमारा साथ देगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।